वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको 13 सितंबर का DREE का पेपर करा रही हूँ। ठीक है, 2021 में जो आया था, हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता है, हमारा डेली 10 क्वेश्चन का टारगेट होता है। तो ये सीरीज़ आपको बताना कैसी लग रही है एंड अच्छे से समझ में आ रहा है एक एक क्वेश्चन आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड देखते हैं कि आज हम क्या कुछ नया सीखते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पे कि अ फंक्शन एफ ऑफ एफ, हमें क्या दे दिया, अ फंक्शन इज सेड टू बी द रीमान इंटीग्रल। कि हमें कोई भी फंक्शन है एफ, हमें क्या दे दिया, रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल से आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रल कब होता है, जब उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, इक्वल होती है। गोट इट। अब कोई भी फंक्शन है यानी कि उसका अपर एंड लोअर क्या है, इक्वल है। ठीक है, इंटीग्रल। तो क्लोज इंटरवल ए एंड बी पे एनी नंबर एल, इसने दे दिया कोई भी नंबर एल है, लेइंग बिटवीन द लोअर सम एफ ऑफ पी एंड अपर सम एफ ऑफ पी फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये सिंपली ना हमारा रिजल्ट होता है। इसने क्या बोला है मैं आपको बताती हूँ रफ पेज लेके, कि हमें ना कोई एक एल नंबर दिया। ठीक है, एल क्या दिया है, एनी नंबर। क्या दिया है कि हमें एक कोई भी नंबर दे दिया एल। गोट इट। वो हमें दिया है कि अप लोअर सम एफ ऑफ पी एंड अपर सम। गोट इट। इसने बोला है कि जब हमारा एप्सिलॉन 0 होता है ना, तो ये एल है ना, इन दोनों के बीच में किस टाइप से काम करता है। ठीक है, तो सिंपली ये आपका क्या होता है, ये एक ना रिजल्ट होता है आपका रीमान इंटीग्रल में। जब आपको कोई भी ऐसे फंक्शन दिया जाए ना कि अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल में कोई भी नंबर, तो सिंपली आपको क्या करना होता है कि जो एफ ऑफ पहले हमारा क्या आ जाता है, अपर रीमान सम हो जाता है, माइनस में उस नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। गोट इट। ये लेस देन हमारा क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। एंड इसमें जो हमारा लोअर रीमान सम होता है ना, ये लोअर से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसमें से लोअर निकालते हैं और अपर में से इसको निकाल देते हैं, इस नंबर को। तो यहाँ पे हो जाता है एल ऑफ एफ ऑफ पी आपका लेस देन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। गोट इट। आपको आया इतना समझ में। तो सिंपली ये आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है कि जब लोअर और अपर में आपको कोई भी नंबर एल दिया हो ना, तो उसको किस टाइप से लिखते हैं, तो हम उसको इस टाइप से लिखते हैं। अगर यहाँ एप्सिलॉन है ना, तो यहाँ आपका डेल्टा भी दिखा देता है। ठीक है, डेल्टा भी शो हो जाता है, क्योंकि अगर इससे आगे अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें एल माइनस ए एफ ऑफ पी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा की फॉर्म में भी चलता है। बट यहाँ एप्सिलॉन दिया है ना, तो हमने एप्सिलॉन का यूज़ कर लिया, क्योंकि ऑप्शन में हमें एप्सिलॉन ही दिया हुआ है। गोट इट। समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है। हमें क्या दे दिया, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए फंक्शन इज सेड टू बी द रीमान इंटीग्रल over close interval a and b such that any number l lying between lower sum of f of p and upper sum क्या दे दिया, f of p फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसकी सिंपली हमारा रिजल्ट होता है कि अपर में से उस नंबर को क्या करेंगे, माइनस, और नंबर में से लोअर सम को क्या करेंगे, माइनस। तो लेस देन क्या, एप्सिलॉन। ठीक है, आ गया समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। हमें ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालना है, और इस क्वेश्चन को ना अच्छे से कर लेना। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ आपको इसका क्या कंसेप्ट होता है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, और मतलब अलग से इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको समझाती भी हूँ और इस क्वेश्चन को करके भी बताती हूँ कि इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आपको कैसे करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे हम। कोई ये नहीं है कि मैंने आपको मतलब इतना घुमा फिरा के घुमा देना, नहीं, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हम देखते कैसे हैं। ठीक है, अगर कोई पहली बार भी ये कर रहा है, सपोज उसको मतलब ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं करा, तो अब अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखो पहले ना इसका कंसेप्ट आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट में आता है आपका पावर सीरीज़ क्या होती है। गोट इट। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका ना यूज़ होता है इसमें। पावर सीरीज़ में क्या होता है आपका, एम की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक, और ये इस फॉर्म में होता है ए एम इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर एम। आ गया समझ में यहाँ तक आपको पावर सीरीज़ क्या होती है। अब इस पावर सीरीज़ का हम इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट में कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है ना, उसको ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का सिंपली कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। गोट इट। ये हमारा होता है डीएलम्बर्ट टेस्ट। एंड इसका ही एक और वर्जन है या फिर एक और फॉर्मूला है इसी का, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का, कि 1/r मोड ऑफ, अब यहाँ लिमिट लगा लेना, लगानी है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ए एन की पावर 1/n, ये चलता है हमारा कोची में।
गोट इट। अब जब आपको ए एन की पावर 1/n दिखेगी ना तो आपको करना है ये फॉर्मूला यूज़, और जब आपको ए एन सिंपल दिखेगा ना तो आपको यूज़ करना है ये डी एल एम्बर्ट वाला, ठीक है। अब इस पावर सीरीज़ का इससे क्या कनेक्शन, मतलब इसका यूज़ क्यों किया हमने इसमें पावर सीरीज में। मैं इसको हटा देती हूँ एक बार, अच्छे से दिखेगा आपको। मैंने आपको जो पावर सीरीज लिखवाई है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जन में क्या यूज़ कभी सोचा है? देखो जो ये ए एन है, ए एन हम ए एन कैसे निकालेंगे, ए एन हमें तब पता होगा तभी तो ए एन प्लस 1 निकालेंगे। तो सिंपली ये ए एन हम कैसे निकालेंगे, जब भी हमें कोई भी रेडियस ऑफ कन्वर्जन में क्वेश्चन ना इस टाइप का मिले कि ए एम एक्स माइनस ए की पावर एम, गोट इट। अब यहाँ पे जो ये होता है ना मेन, जो ये ए एम ले लो या फिर इसको ए एन ले लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। इसको एम और एन दोनों बराबर होते हैं तो मैंने यहाँ एम की फॉर्म में दिखा दिया ए एन। यहाँ से हम पता करते हैं पावर सीरीज़ की हेल्प से कि ए एन है क्या, ठीक है, गोट इट। फिर हम फॉर्मूला लगा के फिर हम निकालते हैं क्या, आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जन। तो इसमें आपका सिंपली जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x माइनस 1 की पावर है n प्लस 1, n की पावर क्या होगी n। तो सिंपली इसमें यहाँ मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे देखो आपको यहाँ दिया है n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x माइनस 7 की पावर क्या होगी n प्लस 1, एंड नीचे क्या दे दिया आपको n की पावर n। गोट इट, इतना आ गया आपको समझ में। अब यहाँ से इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करने पे हमें ए एन ए एम ले लो या फिर ए एन ले लो, इसकी वैल्यू क्या निकल गई 1/n की पावर n। इतना आ गया समझ में, इस चीज़ का यूज़ नहीं है इसमें। तो सिंपली हमें क्या चाहिए था ए ऑफ n, तो ए ऑफ n मिल गया हमें। अब निकालना क्या है हमने, रेडियस ऑफ कन्वर्जन। रेडियस ऑफ कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1। अब ए एन प्लस 1 करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा ना कि n प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1 आपका, सिंपली गोट इट। इतना आ गया आपको समझ में। मैं एक बार वैसे ही करके दिखा रही हूँ ए एन प्लस 1। अब ए एन की वैल्यू क्या दी आपको ए एन, गोट इट। एंड लिमिट क्या लग रही है आपकी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब सिंपली क्या करो, ऊपर इस ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी n की पावर n प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी आपकी n प्लस 1, ठीक है। इसको और सिंपल वे में कर सकते हैं कि n की पावर n, आप यहाँ से इसको n प्लस 1 की पावर एक बार n कर दो, एक बार क्या कर दो n प्लस 1 की पावर 1 कर दो, गोट इट। अब अगर आपको ये काटना है या फिर सिंपल वे में करना है तो n की पावर n अंदर से कॉमन ले लो, n की पावर n ये फर्स्ट में से, तो यहाँ क्या बच गया 1/1 n की पावर n, गोट इट। और यहाँ क्या बच गया n प्लस 1। अब लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी। जब मैंने n की पावर इन्फिनिटी लगाया तो ये कट गया, ऊपर तो क्या बच गया 1 आपका, नीचे क्या बच गया 1 प्लस 1/इन्फिनिटी की पावर क्या होगी इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी प्लस 1। तो 1 की पावर 1 क्या होती है आपकी 1, यहाँ पे 1 बच गया, इन्फिनिटी की इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड 1 प्लस इन्फिनिटी आपका क्या होता है इन्फिनिटी, तो नीचे आपका क्या बच गया 1/इन्फिनिटी, जो कि क्या होता है हमारा इन्फिनिटी, गोट इट। तो होप सो आपको इतनी बात समझ में आई कि इसका आंसर इन्फिनिटी कैसे आया, एंड पावर सीरीज़ की हेल्प से हमने ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व किया। तो आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गोट इट। आपको समझ में आया, मतलब बिल्कुल इजी वे में बताया मैंने, थोड़ा सा टाइम देके कि रेडियस ऑफ कन्वर्जन आखिरकार निकालते कैसे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द टेलर थ्योरम इज दैट। देखो इसने बोला है कि हमें ना टेलर थ्योरम की ना नेसेसरी मतलब क्या ज़रूरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है इंपॉर्टेंट। तो इसमें ना सिंपली ये रिजल्ट है कि एफ क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होना चाहिए, गॉट इट। नेक्स्ट हमें दिया है आपके ना जो इनमें DT+B में ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हैं कि डायरेक्ट डेफिनेशन से उठा के दे रखे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिलेबस में डेफिनेशन ही लर्न करवा रही हूँ मोस्ट, क्योंकि फिर आप उन थ्योरम्स को इजी वे में क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो जब आपको उनका बेसिक पता होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको नंबर सीरीज स्टार्ट कराई हुई है, एंड मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही करवा रही हूँ, सॉरी ग्रुप थ्योरी। तो वहाँ पर आप जाके ग्रुप के बारे में पढ़ के आओ, ठीक है, आपको पता भी चलेगा होता क्या है। अब हमें क्या दे दिया, फंक्शन एफ सच दैट ए से बी बिलोंगिंग टू आर, पी एंड क्यू आर द पार्टीशंस ऑफ ए एंड बी, पी कंटेन इन क्यू। देखो ये क्वेश्चंस कराने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताती हूँ, एक मिनट पेज ले लेती हूँ मैं सिंपली। देखो हमें क्या दिया है, हमें ना इसमें एक क्वेश्चन एक नाम दिया पार्टीशंस बोलो, या फिर आपने ना रिफाइनमेंट का नाम सुना होगा, रिफाइनमेंट,
ठीक है। मैं थोड़ा सा बताती हूँ। वैसे मैंने तो फर्स्ट पेपर में भी आपको अच्छे से करवाया है ये रिफाइनमेंट क्या होता है, अगर आपने देखा है तो मेरा पहला पेपर, बट कोई नहीं, अगर नहीं देखा तो यहाँ देखो। देखो रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, रिफाइनमेंट का बिल्कुल ईजी वे में बताऊँगी कि व्हाट इज़ द रिफाइनमेंट, और फिर उससे ये क्वेश्चन ईजी से हो जाएगा। रिफाइनमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास पी है, ठीक है, पी ले लिया मैंने 1 2, आप नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने अब 2 to 10 नंबर ले लिए, ठीक है, गोट इट। और मैंने क्यू ले लिया इसमें 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्यू है ना, क्यू, ये क्यू सारा का सारा किस में कंटेन कर रहा है, मतलब पी बड़ा हो गया ना, यानी कि क्यू सारा का सारा किस में जा रहा है, पी में। कहने का क्या मतलब है कि क्यू छोटा हो गया और पी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। मैं ध्यान से देखो मैं क्या कह रही हूँ, बिल्कुल इजी वे में बता रही हूँ कि रिफाइनमेंट का मतलब क्या, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, इस वे से पढ़ोगे तो। रिफाइनमेंट का मतलब मेरे कहने का है कि जैसे ये क्यू है ना, ये सारा किस में जा रहा है, देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 इसमें आ रहे हैं ना, क्यू के सारे जो भी एलिमेंट है ना वो किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। तो हम इस क्यू को कहते हैं क्यू इज़ रिफाइनमेंट ऑफ पी, गोट इट। यानी कि पी क्या हो गया यहाँ पे, बड़ा, और जो भी रिफाइनमेंट है वो क्या होता है, छोटा, और पूरा किस में कंटेन करता है, दूसरे वाले में, मतलब जिसमें जो उसका रिफाइनमेंट बन रहा है वो पूरा का पूरा किस में कंटेन करता है, जो बड़ा एलिमेंट है उसमें। इतनी बात आई समझ में। अब इसमें क्या कंडीशन होती है आपकी, जब भी इस टाइप का होता है कि जब आपका एल ऑफ एफ क्यू पी क्यू, क्योंकि मैंने पी और क्यू लिया ना, ये ग्रेटर देन होते हैं आपके एल ऑफ पी क्यू, गोट इट। मतलब आपकी ये कंडीशन होती है कि जो इसमें आपका लोअर वाला होता है ना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैथ्स में उल्टी चलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, इस ग्रेजुएशन वाले में तो सब कुछ उल्टा चलता है, ठीक है। जो हमारा लोअर इंटीग्रल होता है ना, वो हमेशा इसका साइन क्या आ जाता है, रिफाइनमेंट के केस में बढ़ा जाता है। अगर मतलब यहाँ पे देखो, ये मैंने ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, एल ऑफ एफ पी एंड एफ क्यू, हाँ ऐसे नहीं तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ऐसे ठीक है फंक्शन के साथ। और इसमें क्या होता है, यू आपका होता है ना, यू ऑफ एफ पी वो लेस देन होता है यू ऑफ एफ क्यू से, मतलब ये साइन चलते हैं इसमें रिफाइनमेंट में। अब इस साइन का क्या मतलब है, ये साइन कैसे लगाए, मैडम को कैसे याद है, भाई मेरे को तो याद है, आप भी करो याद, ठीक है, मैंने तो रिफाइनमेंट से अच्छे से याद करे हुए हैं इसको, तो आप भी करो इन रिजल्टों को याद। मैं बताती हूँ, ठीक है, मैंने कैसे कैसे याद करे, ध्यान से देखना। अभी पी मैंने आपको क्या बोला, पी हमारा क्या है, बड़ा है, और क्यू हमारा क्या दे दिया, छोटा एलिमेंट दे दिया। इतनी बात आई समझ में। अब लोअर में क्या होता है, पी क्या है पहले, बड़ा, और क्यू क्या है, छोटा, इनके बीच में साइन क्या है, क्योंकि ना अभी ये क्वेश्चन में देखना उल्टा हो जाएगा आपको, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया, ठीक है, इसलिए मैं कनेक्ट करके भी बताऊँगी, पहले ये समझो अच्छे से कि एफ ऑफ पी, यानी पी बड़ा है ना, तो इसकी तरफ मुंह क्या है, खुला हुआ, ठीक है, ऐसे करके याद करो। और क्यू छोटा है तो इसकी तरफ मुंह क्या है, बंद। आगे बात समझ में। अब पी क्या है इसमें, बड़ा, तो इस बड़ा है तो मतलब यू वाला अपर यानी कि बड़ा हो गया, तो इस पे साइन क्या जाएगा, अपोजिट। तो इस पे जो हमारा ये साइन है ये क्या बंद हो गया इस पे, और क्यू पे क्या हो गया, खुला हुआ। इतनी बात आई समझ में। अब चलो क्वेश्चंस पे, देखना कैसे घूमोगे आप। फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शन एफ सच डैट ए से बी क्लोज इंटरवल पी, क्लोज इंटरवल क्या दे दिया, ए बी से आर, पी एंड क्यू आर पार्टीशंस ऑफ ए बी सच डैट पी इज कंटेन इन क्यू। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक तो कुछ भी नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन ने ना उल्टा कर दिया, इसने कह दिया पी इज रिफाइनमेंट ऑफ क्यू, रिफाइनमेंट, गोट इट, ऑफ क्यू। इसने कह दिया पी क्या दे दिया, रिफाइनमेंट दे दिया, यानी कि क्यू क्या दे दिया आपको, बड़ा, और पी क्या दे दिया, उसका छोटा पार्ट। आई बात समझ में, क्वेश्चन में अपोजिट लिखा हुआ है, तो आपका ना इसमें ये साइन बदल जाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, एल ऑफ एफ, अब यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू की तरफ मुंह खुला, एंड एल ऑफ एफ पी, गोट इट। आई बात इतनी समझ में। और अगर यू के केस में होगा तो यहाँ यू ऑफ एफ क्यू लेस देन यू ऑफ एफ पी। इतनी बात आई समझ में। अब ध्यान से देखो ऑप्शंस पे, अब इसने क्या कह दिया कि एल ऑफ एफ पी लेस देन एल ऑफ एफ क्यू। क्या ये बात सही है, आप बताओ। पहले एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो, जो मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको आ जाएगा इजी वे में। और एल ऑफ एफ पी ग्रेटर देन यू ऑफ एफ क्यू, वन इज ट्रू अदर इज फॉल्स, ये दोनों बातें तो नीचे वाली हो नहीं सकती। अब इनमें से मेरे को बताओ कौन सा ठीक है। अभी मैंने क्या यहाँ पे देखा, पी क्या है आपका, बड़ा,
मतलब पी क्या है यहाँ पे छोटा और क्यू क्या है बड़ा। तो एल में क्या होता है कि पी क्यू क्या है बड़ा है ना, तो बड़े की तरफ आपका क्या होता है साइन खुला, मुंह खुला हुआ। तो क्यू की तरफ क्या है साइन खुला हुआ और क्यू की तरफ साइन क्या है बंद। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो जाएगा गलत और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। होप सो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से मैं समझा पाई, मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में आपको कराने की। नेक्स्ट हमें दिया है कि इफ़ पी एंड क्यू आर द पॉजिटिव नंबर सच दैट एंड पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 1 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 वे हैं। एक तो मैक्सिमम वैल्यू बोली है तो आपके माइंड में सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ही गया होगा कि हम इसका डबल डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। वो वैसे काफ़ी लंबा पड़ जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को ना हमें क्रिटिकल पॉइंट की करने की बजाय ना इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से तोड़ेंगे। ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें ये दिया है कि हमें पी और क्यू क्या दे दिया पॉजिटिव नंबर दे दिए, गोट इट। और हमें दे रखा है कि पी का स्केयर प्लस क्यू का स्केयर हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऑप्शन से करेंगे, इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट वाला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि इसमें हम उस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर उससे भी आ जाएगा नो डाउट, बट इससे जल्दी आएगा जिससे मैं करवाऊँगी। देखो इसमें क्या है, जैसे आपको दिया पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, हमें क्या दिया 1। इतनी बात आई समझ में। तो मैं अब यहाँ पे ना किस चीज़ का यूज़ करूँ कि मेरा ना मतलब ऑप्शन, मैंने ऑप्शंस देखा, देखो 14 का तो कोई मतलब ही नहीं होता ऑप्शंस में, ठीक है, कि मैं 14 लगाऊँ 14 का स्केयर, मतलब कुछ 1 ऐसा आ नहीं रहा, ठीक है। मैंने जब 1/3 देखा, मैंने 1 मतलब √3 देखा, अब इन्फिनिटी का भी कोई मतलब नहीं होता, तो 2 ऑप्शंस तो वैसे ही कट गए, ठीक है, देखने पे। फिर मैं आई इस पे √3 वाले पे। अब √3 वाले पे मेरे को मतलब जब मैंने इसको मान लो √3 है, √3 पी प्लस क्यू निकालना है ना हमने, √3 बन जाए। तो ये तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा √3 सिंपल, मतलब अगर मैं इसको करके देखूँ, क्योंकि √3 अगर मैं लेती हूँ तो अगर मैं इसका स्केयर कर दूँगी ना तो ये आंसर में ना आपका 9 के उसमें चला जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा। देखो मैं करवाऊँगी भी नहीं तो आपको √3 का भी करवाती हूँ, √2 का भी करवाती हूँ। देखो जब मैंने ना पहले मैं आपको √2 का करवाती हूँ, फिर √3 का भी करवाऊँगी, ठीक है। अब मैंने जब √2 देखा, मान लो मैं यहाँ √2 लेती हूँ, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, मैं ऑप्शन से बता रही हूँ आपको, तो 2 + 2 मेरा 4 आ रहा है। तो मतलब बात नहीं बनी ना। लेकिन फिर मैंने ना इसका सोचा कि इसका ना रेसिप्रोकल करके क्यों ना लिया जाए। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल देखा तो यहाँ आ गया 1/2 + 1/2। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया सिंपल, इनको ऐड करने पे 1 आ रहा है, यस, इनको ऐड करने पे क्या ये कंडीशन मेरी होल्ड हो रही है, यानी जब मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूँ तो मेरा √2 से तो क्या हो गया ऑप्शन आ गया, तो मेरे को पता चल गया। अब मैंने इसको क्या माना है पी को 1/√2 एंड क्यू को भी क्या माना है 1/√2, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया √2 एंड 2 प्लस ऊपर क्या हो गया 2। अब बस सिंपली इसको आप सोल्व कर लोगे तो क्या आ गया 2√2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि √2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ तक आ गया आपको आंसर। लेकिन जैसे कि अब मैं आपको √3 का बता रही हूँ, आंसर तो आपका आ गया। अब मैं √3 पे चलती हूँ, जैसे मैंने √3 का मैंने 1/√3 लेना चाहा, ठीक है, मैंने इसका कर दिया स्केयर, गोट इट। मैंने देखा 1/3 + 1/3, लेकिन मेरा यहाँ 1 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बच रहा 2/3, बट ये 1 तो आ नहीं रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया नेगलेक्ट हो गया। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन इस मतलब मेरे वे से समझ में आया कि मैंने ऑप्शंस की हेल्प से इसको कैसे किया। नहीं तो आप मर्जी है क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसको कर लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, उसमें कर लेना, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। देखो सिंपली आपका ना वो क्या बोलते हैं डराइव सेट होता है ना, उस डराइव सेट की डेफिनेशन ये है कि द सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंसेस, इसको बोलते हैं डराइव सेट। और डराइव सेट हमेशा क्या होते हैं क्लोज होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डराइव सेट। और डराइव सेट आपके क्या होते हैं ऑलवेज क्लोज। सिंपली रिजल्ट दिया हुआ है और कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे दिया द डोमेन ऑफ द कोस एक्स। देखो कोस एक्स हो या साइन एक्स हो, इन दोनों की जो डोमेन होती है ना वो रियल नंबर होती है। इसमें ना ऑप्शन दिया नहीं हुआ, आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। साइन और कोस की जो आपकी डोमेन होती है ना हमेशा क्या होती है रियल नंबर होती है, गॉट इट। लर्न कर लेना, ये लर्निंग वाला पार्ट है। नेक्स्ट हमें दिया है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें ना क्या बतानी है गलत स्टेटमेंट बतानी है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहाँ पे देखो सिंपली हमें क्या दिया है डिसकंटिन्यूटी अक्कर एट द बोथ लोअर लिमिट ऑफ फंक्शन।
improper integral of second kind has discontinuity at lower limit. Improper integral of the second kind has discontinuity at the upper limit. Discontinuity always occur at the upper limit. देखो इसमें ना आपका एक वर्ड चल रहा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। मैंने सिंपली आपको कल बताया भी था, अगर आपने मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन देखे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। गोट इट। इम्प्रॉपर इंटीग्रल पता क्या होता है आपका, जब आपका अपर लिमिट हो या आपकी लोअर लिमिट हो, गोट इट, या फिर आपकी दोनों लिमिट हो, क्या होती है, इन्फिनिटी होती हैं। तो उस केस में हम उसको मतलब कोई भी इंटीग्रल होता है वो हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसमें ना हमारे टाइप चलते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से देखना, बहुत इजी वे में बताऊंगी मैं तो, सिंपल ही, ठीक है। इसमें फर्स्ट काइंड होती है ना, फर्स्ट काइंड में हमारी यही कंडीशन होती है कि या तो अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, या फिर दोनों में से कोई भी हो। गोट इट। ये हमारी किस पे चलती है, फर्स्ट काइंड पे। सेकंड काइंड में क्या कहता है कि हमारी जो दोनों लिमिट है ना वो तो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, एंड जो हमारा फंक्शन है ना, मतलब लिमिट पे एफ डी एक्स, वो हमारा ना क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइन। बात आई समझ में मैं क्या बोल रही हूँ, कि हमारी जो दोनों लिमिट है ना वो तो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, और जो हमारा फंक्शन है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइन। इतनी बात आई आपको समझ में कि मैंने क्या बोला है अभी आपको सेकंड काइंड में। फर्स्ट में तो सिंपल है, आपका यही वाली कंडीशन होती है इम्प्रॉपर की, एंड सेकंड में क्या होता है आपका, दोनों लिमिट क्या होती है, फाइनाइट, और फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होना चाहिए। जो हमारा थर्ड काइंड होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें या तो हमारी दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो जाए या दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, और जो हमारा फंक्शन है ना एफ ऑफ डी एक्स, या फिर ये इनफाइनाइट हो जाए। मतलब इसमें ना हमारे इनफाइनाइट के ऊपर चलता है कि दोनों लिमिट भी इनफाइनाइट हो सकती है और हमारा फंक्शन है ना वो भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन पे चलेंगे। तो ये बोलती है हमारी थर्ड काइंड। आगे आपको समझ में सिंपली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैं दोबारा रिकॉल करवाती हूँ। फर्स्ट में क्या होता है आपका, में सिंपल आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल चलता है कि अपर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, या दोनों लिमिट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। सेकंड काइंड में आपका क्या चलता है कि लिमिट तो फाइनाइट होती है लेकिन फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइन। थर्ड में क्या होता है कि लिमिट भी हमारी इनफाइनाइट हो सकती है और फंक्शन भी हमारा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, यानी कि डिफाइन नहीं हो सकता। तो होगी समझ में, आया समझ में आपको। अब चलो इस क्वेश्चन पे, अब बिल्कुल इजी हो गया आपका क्वेश्चन आपके लिए। देखो, डिसकंटिन्यूटी अकर एट बोथ लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द फंक्शन। यस, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब मैंने अभी तो आपको बताया इम्प्रॉपर में अपर और लिमिट दोनों क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो जाए तो वो डिसकंटिन्यूटी होएगी, डिफाइन ही नहीं होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड हैज डिसकंटिन्यूटी लोअर इंटीग्रल। भाई लोअर पे भी हो सकती है, अपर पे भी हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया ना। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होती है आपकी डिसकंटिन्यूटी दोनों पे हो सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड का डिसकंटिन्यूटी एट द अपर एंड, देखो वही बात आ गई ना, डिसकंटिन्यूटी अपर एंड पे भी हो सकती है, यस ये बात भी ठीक है। डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज अकर एट अपर एंड, इसने कह दिया, इसने पता है क्या, ये बात तो वैसे बिल्कुल ठीक थी लेकिन इसने ना ऑलवेज ये लगा दिया ना, यही हमारे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, कि ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूटी हमेशा आपकी अपर लिमिट पे होगी, तो ये बात तो भाई क्या गलत, और इसने पूछा ये क्या था, रॉन्ग स्टेटमेंट। होप सो आपको ये समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट हमें दिया है कि ग्रीन थ्योरम इज़ यूज टू, ग्रीन थ्योरम हम किसके लिए यूज़ करते हैं। मैंने कल आपको ग्रीन थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, ठीक है, तो बस वही था ग्रीन थ्योरम का आपका क्या था कि सर्फेस इंटीग्रल कर ली F1 अपॉन में कर ली x माइनस, इसमें F2 था, कर ली F1 अपॉन में कर ली y। सिंपली आपका क्या हो जाएगा, इसको याद कर लेना, dx dy इज इक्वल टू आपका लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व F1 dx प्लस F2 dy, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे ले लेना अपनी मर्जी से, ये किस पे जाता है हमारा 2D से 2D पे जाता है, ठीक है, और जो स्टोक वाला था वो 2D, ये किस पे जाता था 2D से हमारा 2D रीजन पे जाता था, और जो स्टोक वाला था ना वो 2D से 3D स्पेस पे जाता था, ठीक है, मैंने वैसे कल आपको बताया भी था। तो सिंपली बस यही पूछा है कि ये किस पे जाती है, ग्रीन थ्योरम इज यूज टू सोल्व द 2D फ्लो इक्वेशन। गॉट इट। होप सो आपको समझ में आया, और मतलब अब ईजी लग रहे होंगे आपको क्वेश्चन। तो आज का हमारा 10 क्वेश्चन का टारगेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, एंड होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हैं 10 क्वेश्चन किस टाइप से हम करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।